नमस्कार दोस्तों। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की इकाई 8, जीवन विज्ञान, कृषि और पारिस्थितिकी। यह इकाई सबसे आसान इकाइयों में से एक है और इसकी बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय कृषि चिंतन की आधार भूमि क्या है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख ग्रंथ हैं, कृषि शास्त्र और वृक्षायुर्वेद। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो उसमें जीवन विज्ञान, कृषि और पारिस्थितिकी को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति, पशु, पौधे, भोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों की दृष्टि से देखते हैं। भारत की कृषि परंपरा केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भूमि, जल, बीज, ऋतु, खाद, कीट नियंत्रण, पौध रोग, वृक्षारोपण, पशुपालन, भोजन पद्धति और पवित्र उपवन जैसे अनेक पक्ष जुड़े रहे। कृषि शास्त्र का जो संबंध है वो इन्हीं सब बातों से है। भारतीय समाज में कृषि जीवन का जो मूल आधार हमेशा से रही है और आज भी 50 से 60% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। ऐसे में ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराण, बृहत संहिता, कृषि पराशर और अन्य कई ग्रंथों में कृषि संबंधी बहुत सारे संकेत मिलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ केवल यह आर्थिक क्रिया के रूप में प्रचलित नहीं है, बल्कि लोक जीवन, ऋतु चक्र और धर्म संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। दूसरा साथियों, वृक्षायुर्वेद पौधों और वृक्षों के स्वास्थ्य, वृद्धि, रोग, उपचार, रोपण, सिंचन, खाद, ग्राफ्टिंग और उद्यान निर्माण से संबंधित परंपरा है। जिस प्रकार आयुर्वेद मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य की चर्चा करता है, उसी प्रकार वृक्षायुर्वेद पौधों के जीवन और स्वास्थ्य को समझता है। तो इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों और स्रोतों में जैसे पहला कृषि पराशर है। इसमें कृषि, वर्षा, हल चालन, बीज, फसल, पशु और ऋतु से संबंधित जानकारी मिलती है। बृहत संहिता में वृक्ष, वर्षा, जल, गंध, भूमि, पौधों और कृषि संबंधी संकेत मिलते हैं। उपवन विनोद, इसमें उद्यान, वृक्ष, पुष्प, पौध पालन और मनोरंजन उद्यान की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि गीता, कृषि जीवन, खेती की विधि और लोक ज्ञान की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। तो इन ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि ज्ञान खेत तक सीमित नहीं था, अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उद्यान, वृक्ष, जल, मौसम, पशु, सामाजिक जीवन, सब कुछ तक यह व्यापक रूप से फैला हुआ था। प्राचीन भारत में कृषि किस रूप में होती थी साथियों, इसको हम जानेंगे। तो प्राचीन भारत में कृषि ऋतु चक्र पर आधारित थी और कृषि के मुख्य आधार क्या थे? वर्षा, नदी, तालाब, कुएं, जलाशय। भूमि की प्रकृति, बीज का चुनाव, जुताई का समय, सिंचाई, खाद और फसल चक्र पर, यानी इतने सारे जो आयाम कृषि से जुड़े हुए हैं उन पर ध्यान दिया जाता था। कृषि में बैलों, हल, बीज वपन, निराई, कटाई, भंडारण जैसी प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। भारतीय कृषि पद्धति में भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक साधनों का उपयोग किया जाता था। उस समय रासायनिक उर्वरक नहीं थे, जैसे गोबर, पत्तियां, राख, जैविक अपशिष्ट और सड़ी हुई वनस्पतियों से हम लोग खाद तैयार करते थे। इससे क्या होता था? मिट्टी की शक्ति बढ़ती थी, फसल का विकास बेहतर होता था। इसी प्रकार भारतीय परंपरा में उपवन केवल शोभा के लिए नहीं थे, वहां पर विश्राम, सौंदर्य, सुगंध, औषधि, फल, छाया और ये सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। इसीलिए राजमहलों, मंदिरों, आश्रमों और नगरों में उद्यान बनाए जाते थे। प्रकृति और मानव जीवन का यदि हमें सौंदर्यपूर्ण संबंध कहीं दिखाई देता है तो वो उद्यानों में ही दिखाई देता है, उपवनों में ही दिखाई देता है। वृक्षारोपण को पुण्यकारी कार्य माना गया क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ थे, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जलवायु संतुलन। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उस समय जलवायु संतुलन के उदाहरण थे। छाया, फल, औषधि की प्राप्ति होती है। भारतीय उपवन परंपरा आज की जो पर्यावरणीय चिंतन की दृष्टि है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं साथियों पौध रोग, कीट नियंत्रण, खाद और ग्राफ्टिंग तकनीक। तो वृक्षायुर्वेद और कृषि परंपरा में पौधों के रोग और उनके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पौधों में भी रोग, कमजोरी, सूखना, पत्तियां
पत्तियों का झड़ना, फल न लगना, तनों का गलना, जड़ों का कमजोर होना, कीटों के आक्रमण जैसी समस्याएं होती थी, और भारतीय कृषक समाज अनुभव के आधार पर इन बातों को समझने का प्रयास करता था। और इनके समाधान के लिए हमारे पास स्थानीय, शास्त्रीय दोनों प्रकार की विधियां विकसित हुई। जैसे पौधों के रोग और उनके प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसकी सबसे पहले निदान पहचानते थे कि भूमि, जल, बीज, कीट, मौसम और पोषण से जुड़ी हुई कोई कमी है या कोई अन्य बात है। फिर हम आगे भूमि ये देखते थे कि भूमि अत्यधिक शुष्क, अधिक जलयुक्त है या अशुद्ध है, तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती थी। फिर मौसम देखते थे, गलत मौसम में रोपण, खराब बीज, अधिक या कम सिंचाई और कीटों के कारण भी पौधों में रोग लगते थे। तो प्राचीन कृषि परंपरा में पौध रोगों के लिए जैविक उपायों का उपयोग भी हम लोग करते थे, जैसे गौमूत्र, गोबर, राख, नीम तेल, छाछ, दूध, वनस्पति लेप और धूपन जैसी विधियों का उपयोग पौधों की रक्षा के लिए किया जाता था। रोगग्रस्त शाखाओं को काटना, मिट्टी बदलना, खाद देना, सिंचाई नियंत्रित करना भी उपचार का हिस्सा था। इसके बाद कीट नियंत्रण। कीट फसल, पत्तियों, तनों, फूलों और फलों को हानि पहुंचाते थे, तो इसलिए कीट नियंत्रण बहुत आवश्यक था। और पारंपरिक कृषि में कीटों से बचाव के लिए भी प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता था, जैसे नीम, धतूरा, लहसुन, राख, गौमूत्र, धुआं, वनस्पति जल और कुछ तीक्ष्ण गंध वाले पदार्थ। इनका उपयोग पदार्थों का उपयोग कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता था। कीट नियंत्रण में एक और बातें भी, कुछ आवश्यक बातें मानी गई, जैसे खेत की सफाई, फसल चक्र, बीज शोधन, जल नियंत्रण, स्वस्थ पौधों का चयन। तो कुल मिलाकर भारतीय कृषि पद्धति में जो कीट नियंत्रण है, उसका आधार प्रकृति के साथ संतुलन था, न कि रासायनिक चीजों का उपयोग करके मिट्टी का और भूमि का विनाश करना हो। तो इसी क्रम में देखते हैं पौधों के लिए जो खाद, खाद का प्रमुख कार्य वो भूमि की शक्ति बढ़ाने वाला प्रमुख साधन माना गया। और इसके लिए खाद कैसे तैयार की जाती थी? गोबर से, पत्तियां, घास, रसोई अपशिष्ट, राख, मिट्टी, जैविक अवशेष और पशु अपशिष्ट, इन सब से खाद तैयार की जाती थी। और यह खाद पौधों को पोषण देती थी और भूमि को नरम, उपजाऊ तथा जीवंत बनाए रखती थी। वृक्षायुर्वेद में पौधों की प्रकृति के अनुसार खाद देने की बात मिलती है। फलदार वृक्षों, पुष्पों, औषधीय पौधों और अनाज की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता समझी गई। तो इस प्रकार देखें तो खाद को केवल उत्पादन बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि भूमि और पौधों के स्वास्थ्य का आधार माना गया था। अब एक और बात जानते हैं, प्लांट ग्राफ्टिंग तकनीक। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम लगाने की तकनीक। भारतीय जो वृक्षायुर्वेद है उसमें कलम लगाने की या ग्राफ्टिंग जो तकनीक है उसका उल्लेख महत्वपूर्ण है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक पौधे की शाखा या कलिका को दूसरे पौधे के तने या जड़ से जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता था। तो इससे क्या होता था? अच्छे फल, बेहतर जाति, तेज वृद्धि और रोग प्रतिरोधी पौधे प्राप्त करना होता था। तो एक पौधे की शाखा या कलिका को लेकर के दूसरे पौधे के तने या जड़ से जोड़कर नया पौधा तैयार करना, यही कलम लगाने के ग्राफ्टिंग की तकनीक है। ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो उद्यान विद्या थी वो केवल प्राकृतिक वृद्धि पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप भी होता था। कलम प्रणाली आम, नींबू, अनार, बेल, अंगूर और अनेक फलदार पौधों में इसका उपयोग किया जाता था। और भारतीय कृषि में भूमि, जल, बीज, पशु, वृक्ष और मनुष्य के संबंध को समझा गया है। तो इसलिए कृषि और पारिस्थितिकी का जो परस्पर संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पशु क्या करते थे? खेत को शक्ति देते थे। गोबर क्या था? खाद देता था। और वृक्ष छाया और फल देते थे। जल फसल को जीवन देता था। और किसान इन सब का संयोजन करता था। इस प्रकार कृषि केवल उत्पादन नहीं, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र थी। अब साथ आते हैं मृगायुर्वेद या पशु पक्षी चिकित्सा और पशु ज्ञान। तो मृगायुर्वेद भारतीय जीवन विज्ञान का वो क्षेत्र है जहां पशु पक्षियों के स्वास्थ्य, वर्गीकरण, रोग निदान, उपचार और देखभाल का ज्ञान मिलता है। कृषि प्रधान समाज में पशुओं का महत्व बहुत महत्वपूर्ण था।
जैसे बैल खेती के लिए उपयोग में आते थे, गाय दूध और गोबर के लिए, घोड़ा यातायात और युद्ध के लिए, और हाथी राजकीय और सैन्य कार्यों के लिए, तथा पक्षी और अन्य जीव पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने गए। तो इसलिए हमारे यहाँ पशु पशु चिकित्सा का ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष रूप से विकसित हुआ। अब इससे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे मृगायुर्वेद से जुड़े हुए कुछ ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है पाल काव्य संहिता। पाल काव्य संहिता में हाथियों की चिकित्सा और देखभाल से जुड़ी परंपरा है। गजायुर्वेद में हाथियों के रोग, प्रशिक्षण, आहार और उपचार से संबंधित बातें शामिल हैं। शालिहोत्र संहिता तो घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि घोड़ों का उपयोग युद्ध और यातायात में किया जाता था। अश्वायुर्वेद घोड़ों के स्वास्थ्य लक्षण, रोग और उपचार की चर्चा करता है। मृग पक्षी शास्त्र पशु पक्षियों के वर्गीकरण और उनके व्यवहार स्वरूप के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इन ग्रंथों से स्पष्ट होता है साथियों कि भारतीय जीवन विज्ञान में मनुष्य के साथ साथ पशु स्वास्थ्य को भी बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया गया था। अब पशुओं का वर्गीकरण और विवरण कैसे किया जाता था? उनके उपयोग के आधार पे, उनके स्वभाव के आधार पे, निवास, शरीर रचना, आहार, गति और व्यवहार के आधार पर समझा गया है। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, पक्षी और वन्य जीव अलग अलग श्रेणियों में रखे देखे गए। पशु के शरीर, चाल, आंख, दांत, त्वचा, श्वास, शक्ति, भूख और व्यवहार को देखकर उसके स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जाता था। घोड़े और हाथी विशेष रूप से राजकीय और सैन्य जीवन में महत्वपूर्ण थे, इसलिए इनके चयन, प्रशिक्षण, आहार, रोग और उपचार पर विशेष ग्रंथ लिखे गए। अभी जिनका हमने जिक्र किया, गजायुर्वेद, शालिहोत्र संहिता और पाल काव्य संहिता, ये हाथी और घोड़े से संबंधित है। तो इसलिए हाथी की जाति, रंग, दांत, चाल, स्वभाव और शक्ति पर भी विचार किया गया। घोड़े की नस्ल, शरीर संरचना, वेग, सहन शक्ति और रोग लक्षणों का भी इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद रोगों का निदान, इन पशु रोगों का उपचार किस प्रकार किया जाता था? पशु रोगों के निदान में सबसे पहला निरीक्षण बहुत आवश्यक था कि पशु के खाने पीने, चलने, आंखों की चमक, त्वचा की स्थिति, श्वास, मलमूत्र, आवाज, सुस्ती, बेचैनी और शरीर ताप, इनका इनके माध्यम से उनमें रोग का अनुमान लगाया जाता था। फिर देखा जाता था कि चोट तो नहीं है, संक्रमण तो नहीं है, पाचन विकार, त्वचा रोग, पैर की समस्या, श्वसन रोग, विषाक्तता और थकावट जैसी स्थितियों को पहचाना जाता था। और फिर निदान शुरू किया जाता था। निदान में भी पशु के आहार, श्रम, मौसम, निवास स्थान और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। यदि पशु अधिक श्रम कर रहा हो, दूषित जल पी रहा हो, गंदे स्थान पर रह रहा हो, अनुचित आहार पा रहा हो, तो रोग की संभावना बढ़ जाती थी। तो फिर पशु चिकित्सा में औषधीय वनस्पतियों, तेल, लेप, काढ़े, धूपन, मालिश, शोधन, पट्टी और आहार संशोधन का उपयोग किया जाता था। घावों पर लेप लगाया जाता था, सूजन में मालिश, सूजन जहां होती थी वहां मालिश की जाती थी। पाचन विकार में औषधीय पेय और थकावट में विश्राम तथा उचित आहार दिया जाता था। हाथियों और घोड़ों के लिए तो विशेष आहार, स्नान, त्वचा देखभाल, दांत खुर की सफाई, व्यायाम और प्रशिक्षण का भी वर्णन मिलता है। पशुओं की चिकित्सा में रोग के साथ साथ पशु के स्वभाव और उपयोग को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है साथियों कि भारतीय पशु चिकित्सा में रोगों का निदान और पशु रोगों का उपचार से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा में मौजूद था। मृगायुर्वेद का महत्व क्या है? मृगायुर्वेद भारतीय समाज की पशु संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। आज इतने सारे पशु अधिकारों की बात होती है। हमारा भारतीय समाज बहुत प्राचीन समय से ही पशु संवेदनशीलता को व्यक्त करने वाला समाज है। हमारे यहाँ पशु केवल उपभोग की वस्तु नहीं थे, बल्कि कृषि, युद्ध, परिवहन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए उपयोगी थे। और इसीलिए पशु स्वास्थ्य की रक्षा समाज की रक्षा से जुड़ी हुई थी। आधुनिक पशु चिकित्सा और पशुपालन की दृष्टि से यह ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। पाक शास्त्र, भोजन, आहार विज्ञान और संतुलित संतुलित जीवन, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में भोजन को केवल स्वाद या पेट भरने का साधन नहीं माना गया, बल्कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य, ऋतु, स्थान, शरीर, प्रकृति, आयु, श्रम, रोग और मानसिक स्थिति से भोजन को जोड़ा गया है। तो पाक शास्त्र में भोजन की सामग्री, पकाने की विधि, आहार वर्गीकरण,
संतुलित भोजन, पथ्य अपथ्य, खाद्य संयोजन और भोजन अनुशासन का यह शास्त्र है। ये सारी बातें इसमें शामिल हैं और यह आयुर्वेद, गृहस्थ जीवन, कृषि और संस्कृति से गहराई से जुड़ा। तो पाक शास्त्र के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है पाक दर्पण। पाक दर्पण दर्पण में भोजन बनाने की विधियां और पाक ज्ञान से संबंधित इसे माना जाता है। दूसरा है साथियों जन कुतूहल। इसमें सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए पाक विषय यानी भोजन बनाने खाने से संबंधित विषय मिलते हैं। क्षेम कुतूहल भोजन और स्वास्थ्य परंपरा से संबंधित परंपरा को व्यक्त करता है। पथ्यापथ्य विनिश्चय, पथ्य अपथ्य यानी कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, इसका विचार पथ्यापथ्य विनिश्चय में किया गया है। तो इन ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि भोजन का जो चिंतन है वो भारतीय परंपरा में बहुत व्यवस्थित और स्वास्थ्य केंद्रित था। हमारे यहाँ संतुलित आहार की अवधारणा है। भारतीय दृष्टि में संतुलित आहार वह है जो शरीर को पोषण दे, पाचन में अनुकूल हो, प्रकृति के अनुसार हो, ऋतु और स्थान के अनुकूल हो तथा रोग पैदा ना करे। भोजन में अन्न, दाल, फल, सब्जियां, दूध, घी, तेल, मसाले, जल और अन्य पदार्थों का संतुलित उपयोग माना गया है। आयुर्वेद में तो आहार को औषधि जैसा महत्व दिया गया है और क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि उचित आहार रोगों से बचाता है और अनुचित आहार रोग का कारण बनता है। इसी कारण पथ्य और अपथ्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। पथ्य वह है जो रोगी या स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनुकूल हो और अपथ्य वह है जो स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं भोजन के स्रोत और वर्गीकरण। तो भोजन के जो प्रमुख स्रोत भारतीय परंपरा में है वनस्पति, पशु, जल और कृषि उत्पाद हैं। अन्न, साग, फल, कंद मूल, दालें, तिलहन, मसाले, औषधीय वनस्पतियां वनस्पति स्रोत हैं। दूध, दही, घी आदि पशु स्रोत से जुड़े हैं और जल और लवण भी आहार का भाग है। तो आयुर्वेद में भोजन को रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के आधार पर समझा गया। 6 रस भोजन के प्रभाव को बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार, जिनमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इनका वर्णन हम पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। रसायन की दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण है योगदान है। संतुलित भोजन में इन रसों का उपयोग शरीर के संतुलन में सहायक माना गया है। तो अब हम इस बात को देख चुके हैं साथियों, स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर संयोजन भोजन के क्या होंगे। अब हम देखते हैं पकाने की विधियां और अनुकूलन। तो पाक शास्त्र में उबालना, पकाना, भूनना, सेंकना, तलना, मथना, किण्वन, सुखाना, पीसना और घोलना जैसी विधियां आती हैं। भोजन की विधि उसके गुणों को बदलती है। कच्चा और पका भोजन, हल्का और भारी भोजन, स्निग्ध और रुक्ष भोजन। स्निग्ध यानी मुलायम भोजन, रुक्ष यानी कठोर भोजन, अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो भोजन को व्यक्ति के स्थान, मौसम, संविधान, प्रकृति के अनुसार अनुकूलित करना आवश्यक माना गया है। गर्म प्रदेश में हल्का और शीतल आहार, ठंडे प्रदेश में उष्ण और पौष्टिक आहार और वर्षा ऋतु में पाचन सहायक आहार और रोगी के लिए पथ्य आहार उपयोगी माना जाता है। तो आहार के 8 कारक और भोजन विधि। जब भी हम संतुलित आहार बनाते हैं तो उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा में 8 बातों पर विचार किया जाता है और यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से इसके क्रम को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनके अर्थ भी आपको स्पष्ट होने चाहिए। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। अर्थात प्रकृति, भोजन क्या है, भोजन की प्रकृति कैसी है, करण कैसे बनाया गया है, साधन क्या था, संयोग किससे मिला है, राशि कितनी मात्रा है, देश किस स्थान और काल समय में खाया जा रहा है, उपयोग संस्था कैसे खाया जा रहा है और उपयोक्ता खाने वाला व्यक्ति कौन है। ये बहुआयामी दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परंपरा में आहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं साथियों भारतीय ज्ञान परंपरा में पवित्र पौधे और वृक्षारोपण का क्या महत्व है। भारतीय परंपरा में आप जानते हैं कि तुलसी, चंदन, समी, अर्क, पलाश, खदिर, देवदारू, सुपारी, नारियल और केला जैसे पौधों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है।
तुलसी घर आंगन की पवित्रता और औषधीय उपयोग से जुड़ी है। चंदन सुगंध, शीतलता और पूजा से संबंधित है। शमी विजय, शक्ति और शुभता से जुड़ा है। अर्क, पलाश और खदिर यज्ञ औषधि और लोक परंपरा में महत्व रखते हैं। देवदारू तो हिमालयी वन संस्कृति और औषधीय गुणों से जुड़ा है। इसी प्रकार सुपारी, नारियल, केला धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और है, सामाजिक वानिकी। इसका अर्थ है समाज की भागीदारी से वृक्षारोपण और वन संरक्षण। भारतीय ग्रंथों, लोक परंपराओं में वृक्ष लगाने को बहुत पुण्यकारी माना गया है। इससे गांव, मार्ग, जलाशय, मंदिर, आश्रम और खेतों के आसपास वृक्ष लगाए जाते थे, क्योंकि वृक्ष बहुउपयोगी है। छाया भी देते हैं, वर्षा संतुलन में भी सहायक होते हैं, मृदा संरक्षण भी करते हैं, पशु पक्षियों को भी आश्रय देते हैं। और सामाजिक वानिकी में हम लोग क्या करते हैं कि नीम, आम, कटहल, अश्वत्थ, औदुंबर या गूलर जिसको कहते हैं, पाकड़, वट वृक्ष, इमली, बिल्व, चंदन, अशोक, आंवला, पुनांग, सिंसपा, सतपर्ण और सप्तंगी जैसे वृक्ष जो औषधीय, कीटरोधी गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक उपयोग से जुड़े हैं, फल देते हैं, पोषण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और पूजा और औषधीय उपयोग से जुड़े हुए हैं, पोषण और रसायन गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो आयुर्वेदिक जो औषधीय वृक्ष और पौधे हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में अनेक वृक्षों और पौधों का औषधीय उपयोग किया गया है, और इस इकाई में विशेष रूप से लिखा गया है अर्जुन, चंदन, शमी, अर्क, पलाश, खदिर, देवदारू, कुटज, सर्पगंधा, हठजोड़, हड़जोड़, इंगुदी, सप्तंगी, विषमुष्टि, उसीर घास और घृत कुमारी, इनका सामान्य परिचय आपसे अपेक्षित है। तो इनके सामान्य परिचय के साथ साथ इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका उपयोग क्या है, यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन का जो उपयोग है, इसका हृदय स्वास्थ्य और इसकी छाल के औषधीय उपयोग के लिए है, प्रसिद्ध है। चंदन क्या है, शीतल, सुगंधित और त्वचा संबंधी उपयोगों से जुड़ा है। शमी वृक्ष का धार्मिक महत्व है, साथ ही साथ औषधीय उपयोग है। अर्क तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुण वाला पौधा है, इसका प्रयोग सावधानी से किया जाता है। ऐसे ही पलाश यज्ञ, रंग और औषधीय उपयोग से जुड़ा है। खदिर कषाय गुण और त्वचा, मुख स्वास्थ्य से संबंधित माना जाता है। देवदारू सुगंधित, काष्ठीय और औषधीय गुणों वाला वृक्ष है। कुटज अतिसार और पाचन संबंधी उपचारों में प्रसिद्ध है। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप और तंत्रिका संबंधी परंपरागत उपयोगों से जुड़ा है। हाड़ जोड़ अस्थि संबंधी लोक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। इंगुदी तेल और औषधीय उपयोगों से संबंधित है। इसी प्रकार सप्तंगी और विषमुष्टि, ये भी औषधीय वनस्पति परंपरा में सावधानी पूर्वक उपयोग से जुड़े हैं। उशीर घास शीतलता, सुगंध, औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है। घृत कुमारी त्वचा, पाचन और सामान्य स्वास्थ्य संरक्षण में उपयोगी है। तो इस प्रकार आप देखते हैं साथियों कि जो भारतीय कृषि और पारिस्थिति और जीवन का विज्ञान है, वह किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।